हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, अब स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है ना सर? तो आप लोग अपनी माइक ऑफ कर लें तो ठीक हाँ, है। रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। ठीक है, माइक ऑफ कर ले। कोई क्वेश्चन अगर आपने करना होगा तो माइक ऑन तब करना आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है ना वो पाइथन है। और हम एक कह लो कि एक ही फील्ड में ना उस टॉपिक को कवर करेंगे, मशीन लर्निंग में। ठीक है। फिर आगे हम फर्दर देखेंगे कि हमने डिजेंगो में इसे एक फ्रेमवर्क है डिजेंगो जो वेब प्रोग्रामिंग की तरफ जाता है। तो ये हफ्ता आप तेरी फील्ड होगी ना डिजेंगो करने की। तो पहले हम बेसिक पाइथन कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसके फ्रेमवर्क्स में भी जाएंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग में मूव करेंगे। ठीक है। तो हमारा फ्लो जो होगा ना कोर्स का वो इस तरह से होगा। पहले बेसिक सिंटैक्स जो आज कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, इफ एल्स कैसे लगती है, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद लूप्स कैसे लगती हैं, सिंटैक्स इसका क्या है, कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम करेंगे मेजर जो लाइब्रेरीज है ना पाइथन की, जैसे नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गए, पेंडास हो गए। ठीक है ना, जो मेजर लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज तो बहुत ज्यादा है इसमें। जो मेजर है, जो हर चीज में यूज होती है, तो वो लाइब्रेरी को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स की तरफ चले मूव कर जाएंगे। फिर एक एक करके ना हर 2 दिन में एक एल्गोरिदम कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा कोर्स का फ्लो होगा ना कि ये चीज करेंगे। अब किसी को अगर पूछना है कि हम इसमें क्यों पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं या ये, अब पाइथन हम क्यों पढ़े हैं वो जब मैं कोडिंग पे आऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि सी प्लस प्लस या दूसरी लैंग्वेजेस से, जैसे जावा हो गई या दूसरी लैंग्वेजेस से पाइथन क्यों बेहतर है। ठीक है ना, जब वो मैं कोडिंग करूंगा बताऊंगा कि ये अगर मैं जावा में कर रहा होता तो उसमें मुझे कितना टाइम लगता। ठीक है, कोडिंग कितनी करनी पड़ती, इसमें एक लाइन में 2 लाइनों में हो जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स इसका बहुत ईजी है, एरर आने के चांसेस बहुत कम है इसमें। ठीक है, ना सेमी कॉलन इसमें डालना होता है, ना करली ब्रेसेस डालनी होती है। दरअसल अगर हम सी प्लस प्लस में अगर हम कोड करें तो वो अगर हम नेस्टेड लूप 4-5 दफा यूज किया हो हमने, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता कि ना ये करली ब्रेसेस किसकी है, ये किसकी है। ठीक है, फिर कंपाइलर की हेल्प लेनी पड़ती है, वो क्लिक करके चेक करो। ठीक है, इसमें वो करली ब्रेसेस वाला चक्कर ही नहीं है कोई। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले ना आपको देखना होगा ना कि आपके पास ना एनाकोंडा इंस्टॉल होनी चाहिए। एनाकोंडा ना हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, या सिंपल कह ले आसान वर्ड में कि वो हमें आईडीईज देता है जिसके ऊपर हमने लॉन्च करना है जुपिटर, जिसके अंदर डिफॉल्ट होती है जुपिटर स्पाइडर होती है। हमने जो काम करना है वो जुपिटर नोटबुक पे करना है। ठीक है, तो वो इसको एनाकोंडा ओपन नेविगेटर के नाम से होगा। ये आपने ना नीचे जाना है स्टार्ट मेन्यू पे। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है एनाकोंडा। ठीक है, ये एनाकोंडा नेविगेटर जुपिटर को ये ओपन करने के ना 2-3-4 मेथड है। मैं अभी सारे मेथड आपको बताऊं कैसे ओपन करती है। पहले सबसे सिंपल मेथड है जो गुई से हम ओपन करते हैं, मतलब एनाकोंडा नेविगेटर के ना ग्राफिक्स से, यूजर इंटरफेस से। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया एनाकोंडा नेविगेटर को। अपना ये सॉफ्टवेयर जो है ना थोड़ा टाइम लेता है ना, तो आप लोग जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे होगे ना तो एक ऐसा ब्राउजर इंस्टॉल कर लेना जो आपके यूजेज में ना हो, मतलब जिसपे आपने सर्चिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी हो। वो सिर्फ इसके लिए रख लेना ताकि जुपिटर आपका सिर्फ उसमें हो जाए। मैंने मोजिला यूज नहीं करता हूँ तो मैंने इसको डिफॉल्ट ब्राउजर जो है ना जुपिटर का, वो मोजिला को बनाया हुआ। जब भी मेरा वो ओपन होगा जुपिटर वो मोजिला में होगा। तो ये आप लोग सेटिंग जब पहली दफा ओपन करोगे वो आपसे पूछता है किस ब्राउजर में ओपन करना है। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ही, अगर विंडो आपने इंस्टॉल किया तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही वो कहता है कि बना ले। लेकिन आप लोगों ने ना मोजिला यूज करना, उसमें काफी मतलब कि अच्छा ही उसके वर्किंग होगी। ठीक है, ये अभी ओपन हो रहा है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि एक और तरीका है इसमें, डायरेक्ट आप ना स्टार्ट मेन्यू पे जुपिटर लिखेंगे, डायरेक्ट वहां से ओपन कर लेंगे और जुपिटर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। एक ये तरीका है कि यहाँ पर जाओ, यहाँ सारा इंटरफेस आपको दिखेगा, इसमें कौन कौन से आईडीज है। अब आईडी का तो सबको पता है ना कि ये हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, एडिटर प्रोवाइड करता है, इसके अंदर कंपाइलेशन होती है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारा नेविगेटर ऑन हो गया। अब नेविगेटर हमें ना कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है जिनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जिनमें वो चीज़ें हैं, सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, जुपिटर है, जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है। ठीक है, पावर शेल है, ये सब चीज़ें सारे पाइथन के अंदर आती है। ठीक है, फिर स्पाइडर है। ठीक हो गया। तो बाय डिफॉल्ट, और जो हम चाहते हैं ना कुछ और इंस्टॉल करना, तो जैसे ये ऑरेंज है, अगर हम ऑरेंज इंस्टॉल करना चाहें तो उसको पहले हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, ये इंटरनेट से डाउनलोड होगा। ठीक है, इसी तरह से आर स्टूडियो है। तो हमें ये बाय डिफॉल्ट देता है जुपिटर और स्पाइडर। ठीक है ना, हम काम करेंगे जो हमारा जो फोकस होगा वो, हम कोई भी कोडिंग करेंगे तो वो जुपिटर नोटबुक में करेंगे क्योंकि उसमें ईजी होता है। बेसिक लेवल या बिगनर के लिए बेहतरीन जो है आईडी वो बेस्ट है जुपिटर। ठीक है, इसको मैंने लॉन्च पर क्लिक कर दिया।
जुपिटर को ओपन करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड है, मैंने आपको पहले भी बताया। एक तरीका तो ये है ना कि सिंपल है, इसमें ना आप भूल सकते हो ना कुछ। ठीक है, ये अभी ओपन हो रहा है। अब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो वो आपसे पूछेगा किस ब्राउजर में ओपन करना है, तो आप वहाँ से डिफॉल्ट सेट कर लेना। मैंने डिफॉल्ट सेट किया, इसलिए मेरा मोजिला में ओपन हुआ है। ठीक है, अब ये आपके पास ना इंटरफेस आ गया है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना होता है कि आपने यहाँ न्यू पे राइट हैंड साइड में, मैं पहले से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही क्लियर नजर आए। ठीक है, अच्छा, ये राइट साइड पे ना न्यू का एक टैब है या मेन्यू कह लें। ठीक है, इसको ओपन करना होता है, यहाँ से आपने फोल्डर बनाना होता है। ठीक है, तो फोल्डर बनाने के बाद ये आपने क्लिक किया। फोल्डर का नाम हमेशा इसमें अनटाइटल फोल्डर, जो आपने न्यू क्रिएट किया उसका नाम होगा अनटाइटल फोल्डर। इसके चेक बॉक्स में क्लिक करें, ऊपर एक मेन्यू अपेयर हो जाएगा रीनेम का। ठीक है, वो रीनेम पे इसको जाके अपनी मर्जी से नाम दे दें। मैं पाइथन डेवलपमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा फोल्डर बन गया। इस फोल्डर पाइथन डेवलपमेंट पे हम जाकर इसको 2 दफा क्लिक करते हैं, ये ओपन, एक दफा क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू में जैसे हमने फोल्डर क्रिएट किया था बिल्कुल वैसे ही जाना, पाइथन 3 लिखी हुई है, इस पर क्लिक करना है। ये हमें क्या करेगा, वो फाइल बना देगा। ठीक है, अब ये फाइल बन रही है। अब ये फाइल बन गई है। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, अनटाइटल्ड। तो फाइल का नाम देने के लिए हम जाएंगे जहां पर अनटाइटल्ड लिखा हो, वहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वो पूछेगा क्या नाम रखना है इसका, तो हम रख लेते हैं सिंटैक्स। हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ने लगे ना, तो सिंटैक्स रख लेते हैं। सिंटैक्स वेरिएबल इफ लूप, इसलिए इसका नाम सिंटैक्स रखते हैं। ठीक है, सिंटैक्स रख दिया। अब ये फाइल सेव कहाँ पर हुई है, वो जाते हैं हम, इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा यूजर का होता है ना, जो आपने आपके विंडो का यूजर होता है, उसमें जाना है आपने। ठीक है, ये मेरे जैसे मैंने सैफ अली लिखा हुआ, आपके अपने नाम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाना है, हमने क्या नाम रखा था फोल्डर का, पाइथन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये फोल्डर ओपन करनी है, इसके अंदर syntax डॉट आई पी वाई एन बी फाइल क्रिएट हो गई है। इसकी एक्सटेंशन क्या है, आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। ठीक हो गया, अब ये फाइल क्रिएट हो गई है। तो सबसे पहले ना, मैं जो हम काम करने लगे ना, तो पहले आपको बता दूं ये इंटरफेस क्या है। ये आपको सबको पता होगा, फाइल एडिटिंग वगैरह ये सब क्या करता है। तो ये ना मोड है। ठीक है, आपने ये ध्यान पे रखना है, जब आपने कोई हेडिंग देनी है तो उसको हेडिंग मोड पे ले जाते हैं। ठीक है, अगर कोडिंग करनी है तो कोडिंग मोड पे। तो अभी मैं हेडिंग देने लगा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग मोड पे लेकर फोकस किया। यहाँ पर हेडिंग का नाम रखता हूँ मैं सिंटैक्स। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए क्या हम कमांड यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर दबाया। इसका क्या मतलब होता है कि उस कमांड को रन कर दो। ठीक है, और रन करने के बाद नीचे एक सेल हमें प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब एक और कमांड है इसको रन करने के लिए, वो मैं दोबारा से यहाँ पर आपको, अगर हम यहाँ पर हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने क्रिएट किया, पहले मैं इसे डिलीट कर दूं। पहले यहाँ पर अगर हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको रन तो कर देता है लेकिन नीचे वो सेल हमें नहीं देता, प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप खड़े हैं, अगर आपको नीचे कोई सेल चाहिए, नीचे सेल चाहिए तो आप बी दबाएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि सेल प्रोवाइड हम एम्प्टी है, पहले इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद कैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 12, इसको रन करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर 13 लिखते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं। ठीक है, अब देखें कंट्रोल प्लस एंटर किया, नीचे इसने सेल नहीं बनाया। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो तो हम सेल को बनाने के लिए बी क्लिक करेंगे। बी पर क्लिक करेंगे, वो बिलो, मतलब बी का मतलब है बिलो, ए का मतलब है अबव। अगर ऊपर सेल बनाना होगा तो ए, तो बी दबाएंगे। अगर ऊपर सेल क्रिएट करना होगा तो ए दबाएंगे। ठीक हो गया, अब ये तो काम कर लिया। अब इसमें हमने सिंटैक्स में पढ़ना क्या है, सिंटैक्स में हम पहले देखेंगे वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि सी प्लस प्लस में हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे पहले डाटा टाइप देते हैं कोई भी, तो डाटा टाइप के बाद फिर हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, जैसे मैंने वैर रख दिया। ठीक है, फिर इक्वल, फिर उसके बाद उसको कौन सी वैल्यू देनी है। अगर इंटीजर है तो लाजमी सी बात है उसको इंटीजर ही देंगे, तो 12 मैंने रख दिया, फिर सेमी कॉलन। ठीक है, ये था सी प्लस प्लस का सिंटैक्स। और हैश मैं इसलिए डाला हूँ ताकि ये कमेंट हो जाए ना, तो हमारे कोड में एरर ना आए। अब इसमें हम कैसे वेरिएबल बनाते हैं पाइथन में, पाइथन में हम जस्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल डालते हैं और असाइन करते हैं जो भी वैल्यू। ठीक है, अब ये था पाइथन का। अब देखिए ना, इसमें सेमी कॉलन है, पहली बात ये है सेमी कॉलन का एरर नहीं आएगा। ठीक है, ना इसमें डाटा टाइप है। अब दरअसल अगर हम कभी भी वेरिएबल बना रहे हो तो, वैसे वेरिएबल में तो ज़्यादा
एरर्स आते नहीं है, अगर आते भी है तो सेमी कॉलन का इशू आता है इसमें, या डाटा टाइप का इशू आता है कि आपने डाटा टाइप कुछ और रखी होती है, कुछ और वैल्यू स्टोर करवा रहे होती है। अब पाइथन में अगर ये वैल्यू हो, ये इस तरह से सिंटैक्स हो, कोई भी एरर आने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। अब इसको मैंने किया शिफ्ट प्लस एंटर, रन किया, ठीक है, रन कर दिया इसको। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं साथ साथ में यहाँ पर प्रिंट के भी फंक्शन print प्रिंट, अब इसके अंदर से वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है, ना सेमी कॉलन ना कुछ। अब उसमें हम सी प्लस प्लस में क्या करते थे, सी आउट लिखते थे, फिर यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम, फिर सेमी कॉलन डालते थे, ठीक है। अब कोई भी नॉन प्रोग्रामर है, अगर वो ये कोड को पढ़ेगा, सी प्लस वाले कोड को, तो उसे नहीं पता चलेगा ये क्या वर्किंग हो रही है, ठीक है। जबकि अब नॉन प्रोग्रामर पाइथन के कोड को रीड करेगा, ठीक है, तो उसे पता है कि 12 असाइन हो रही है, क्योंकि उसे मैथमेटिक्स आती होगी, 12 असाइन हो रही है इस VAR के अंदर, ठीक है। और प्रिंट का फंक्शन ये बता रहा है कि ये प्रिंट कर रहा है, किसको प्रिंट कर रहा है, जो वेरिएबल है। तो ये कोई नॉन प्रोग्रामर भी अगर इस कोड को रीड करेगा तो वो उसके लिए बेहतर, मतलब उसको अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक हो गया। फिर इसको मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एंटर दबाया, इसको रन कर दिया। अब एरर क्यों आ रहा है इसमें, ये प्रिंट के स्पेलिंग ठीक है आपके? ठीक है ना। कुछ कुछ जगह ना मैं जानबूझ के सिंटैक्स एरर करूंगा, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा इसमें एरर क्या है, ठीक है ना। ये समझ लो कि हमारा एक वो मेथड होगा। पहले लेक्चर हमने ले लिया था एक दफा ना, तो ये दोबारा से मैं ले रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी, और कुछ स्टूडेंट न्यू भी हैं, जैसे मेरे दोस्त वगैरह हैं, सारे इसमें ज्वाइन किया। जी जी। यार सी का छोड़ दे, सी ना बता। अच्छा सी ना बताओ, ठीक है। मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि फर्स्ट लेक्चर लोगों को पता चल जाए ना कि ये क्यों हम पाइथन सीख रहे हैं, सी प्लस प्लस क्यों बेहतर है पाइथन, इस वजह से मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। अब देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा टाइप की ना ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका टाइप चेक कर लेंगे, PE लिखकर इसमें वेरिएबल पास कर देंगे, जो भी वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि इसमें 12 है, इसको वैल्यू ये प्रिंट की वजह से 12 प्रिंट किया, टाइप की वजह से इंटीजर। अब ये कौन से वेरिएबल बने हैं वो डिपेंड करता है इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। 12 असाइन हो रही है, इसलिए इसका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसको 12.0 में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 12.0, और डेटा टाइप आएगा फ्लोट, ठीक है ना। ये है, इससे क्या पता चलता है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं ना वेरिएबल को, वो वेरिएबल उसी टाइप की बन जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, हमने कोई स्ट्रिंग बनाना है, तो सिंपल हम सिंगल कोट या डबल कोट में इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये क्यों है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दी है, इसलिए ये टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब वेरिएबल किसे कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन इसकी होती है ना कि इसको मेमोरी में कोई लोकेशन, जी जी। ये ना टाइप के अंदर आपने वेरिएबल का नाम लिखा, इसको आपने प्रिंट नहीं करवाया, मगर फिर भी ये आउटपुट में आ गया, ये क्यों नहीं है? नहीं नहीं, प्रिंट पे ये करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये जुपिटर के ना कह लो कि ना कैरेक्टरिस्टिक में है कि अगर आप अभी आगे हम देखेंगे ना कि हम उसको प्रिंट, उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट भी नहीं करवाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे ना, ठीक है, उसको फिर रन करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा। ठीक है ठीक है। समझ आ रही है बात की। हाँ अब दो तरीके होते हैं, जुपिटर ना एक बगैर प्रिंट के भी ना वो प्रिंट कर देता है, उसका ना फ्रेम जो होता है या उसकी आउटपुट ना थोड़ी सी चेंजिंग होती है फॉर्मेटिंग के हिसाब से, और अगर हम प्रिंट के हिसाब से उसको प्रिंट करें ना तो उसकी फॉर्मेटिंग कुछ और होती है, ठीक है। वो अभी आगे हम देखेंगे जब हम किसी अरे को प्रिंट करवाएंगे प्रिंट के थ्रू, या डाटा फ्रेम हम लेंगे जब हम पेंडास करेंगे, उसमें हम डीएफ को सिर्फ प्रिंट करवाएंगे प्रिंट के अंदर फंक्शन के अंदर, फिर डीएफ को सिर्फ लिख कर उसको रन करवाएंगे, तो उसका कुछ आउटपुट में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज होगी, बाकी आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज होगी, ठीक हो गया। अब वेरिएबल कहते हैं ना कि एक उसको मेमोरी एलोकेट करवाना, ठीक है। अब कितनी मेमोरी एलोकेट करवाना वो डिपेंड करता है वेरिएबल की टाइप पे, ठीक है। अब टाइप क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। अब इंटीजर यहाँ पर वो टाइप नहीं होती जैसे हम सी में पढ़ते हैं इंटीजर, फिर पहले पढ़ते हैं इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर डबल, उसकी रेंज बढ़ जाती है डबल में फ्लोट से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइप होती है बिट्स की फॉर्म में, जैसे इंटीजर है वो 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, ठीक है। इसी तरह से ये टाइप उसकी रेंज बढ़ती जाती है, 32 बिट का लाजमी सी बात है, 2 की पावर 32 ले लेंगे, उतनी वैल्यूज इसमें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम आते हैं, अब वेरिएबल अगर सबको क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट जंप कर जाते हैं इफ एल्स पे।
या इनपुट पहले ले लेते हैं इसमें। अब सी प्लस प्लस में हम इनपुट लेते थे सीन करवा के, ठीक है ना। अब इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल के अंदर जो भी इनपुट यूजर से लूँ वो वेर के अंदर आ जाए, यहाँ पर इनपुट लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे एंटर एंटर योर एज, अब यहाँ पर हम ना इनपुट लेने लगे हैं, ठीक है ना। एंटर योर एज लिखा है हमने, ठीक है। अब ये प्रिंट करवाएगा एंटर योर एज को और यूजर से इनपुट मांगेगा, ठीक है। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर करवाता हूँ, ठीक है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर योर एज। अब हमें इसे जो वैल्यू देंगे ना, मैं चाहे यहाँ पर सैफ लिख दूँ या जो वैल्यू दे दूँ, वो उस टाइप की वो वेरिएबल बन जाएगी। जैसे हम एज की बात करें तब लाजमी सी बात हमें डिजिट में देना पड़ेगा। मैं 23 लिखता हूँ, ठीक है, एंटर दबाता हूँ। अभी मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया तो उसके नीचे मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट, ठीक है, एंटर योर एज मैं 23 देता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट भी करवा रहा नहीं चाहिए 23, ठीक हो गया। अब मसला क्या है, अब मैं ना दो नंबर लेता हूँ इनपुट यूजर से, उसको ऐड करता हूँ, लेकिन वो ऐड नहीं करेगा, एरर दे देगा। वो बताता हूँ क्यों एरर देगा, ठीक है। वैसे मैं लिखता हूँ एंटर num1, ठीक है। एक ये लेता हूँ, इसको कह देता हूँ var1 है, ये var2 कर लेते हैं, ठीक है। एंटर num2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्रिंट में हम क्या करते हैं, var1 प्लस var2, ठीक है। ये यहाँ पर एरर देगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, रन करके पहले देखते हैं इसे, ठीक है। एंटर नंबर 1 23, फिर 23 मैं एंटर करवाता हूँ नंबर 2 में भी। अब ये देखो, ये कंकैटिनेट कर रहा है, प्लस क्यों नहीं कर रहा, जल्दी बताओ, बताएं आप लोग में से कोई, किसी को अगर पता चला है तो क्या तो इसमें ये एरर है। दोनों स्ट्रिंग ले रहा है ना, दोनों को स्ट्रिंग मतलब। अब ये सुनो मेरी बात, ये जो इनपुट का फंक्शन होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट कोई भी यूजर एंटर करेगा ना वैल्यू, चाहे नंबर में एंटर करे चाहे स्ट्रिंग दे, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी इनपुट लेते हैं ना, अगर एज इनपुट ले रहे तो लाजमी सी बात है इसको इंटीजर में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इंट लिखते हैं, उसको बंद कर देते हैं इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक हो गया, ताकि वो स्ट्रिंग में हो फिर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। वैसे यहाँ पर भी करते हैं, इस इनपुट में भी इंट लिखते हैं। अगर फ्लोट में आपने करना है तो फ्लोट लिख दो, अगर इंट में करना है इंट पे, अगर स्ट्रिंग में तो बाय डिफॉल्ट होता है ये, ठीक है। अब ये एरर नहीं आएगा, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। 23 एंटर 23, ठीक है ना, 46 आ गया। ये तो क्लियर हो गया ना सबको, इनपुट का फंक्शन कैसे रन हो रहा है, सिंटैक्स वगैरह सबको क्लियर है। अब मैं ना इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना प्रिंट में लिखा आ जाए ना कि फर्स्ट योर फर्स्ट नंबर इज एंड योर सेकंड नंबर इज एंड सम ऑफ योर बोथ नंबर इज, वो सम आ जाए उसमें। तो फॉर्मेटिंग के लिए ना पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, पाइथन 3.6 एक फॉर्मेटिंग का सिंटैक्स। उसमें हम एफ लिखते हैं, पहले पहले मैं इन दोनों वेरिएबल को खत्म कर दूं। एफ लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है। फिर को इन्वर्टेड कोमास डालते हैं क्योंकि हमने स्ट्रिंग वैल्यूज देनी है, तो उसमें लिखते हैं योर फर्स्ट, FIRST फर्स्ट नाम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट नाम किसके अंदर है, वेरिएबल के अंदर, 1 के अंदर है ना। तो हम जब भी वेरिएबल को एंटर कराएंगे वो करली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है, VAR1। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने 23 दिया तो 23 एंड, ठीक है, सेकंड नम इज इक्वल टू VAR2, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम डालते हैं सम, सम ऑफ, क्या लिख देते सम, यार वो एफ के बाद कॉमा नहीं आना। नहीं कोमा नहीं आना, यही तो उस दिन मिस्टेक हो रही थी। अच्छा,
ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको हम किसी वेरिएबल में लिखा देते हैं या डायरेक्ट इसके अंदर हम var1 प्लस var2 लिख देते हैं। अगर यहाँ पर हम ऐसा कर ले, यहाँ पर एक वेरिएबल लेके var3 करके या रिजल्ट रख लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू var1 प्लस var2। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पर रिजल्ट पास कर सकते हैं या डायरेक्ट इसके अंदर सम भी करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों देख लेते हैं अभी, पहले हम रिजल्ट पास करते हैं। ठीक है, इसको अब रन करते हैं। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर 23, एंटर योर num2 23। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज 23 एंड सेकंड नंबर इज 23, सम ऑफ num1 एंड num2 इज 46। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम सम भी करवा सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं var1 प्लस var2। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही प्रिंट कर रहा है। तो बताने का मकसद ये था ना, ये फॉर्मेटिंग जो है ये आपको बहुत ज्यादा यूजेज होगी इस फॉर्मेटिंग की। अब सी प्लस प्लस में अगर ये काम करना होता, सी में पहले हम सी की बात करते हैं, तो उसमें परसेंटेज बी दो, परसेंटेज एफ दो, वो काफी। हाँ, इसमें सिर्फ करली ब्रेसेस दो, वो पता। स्पेस देनी है। अब num1 लिखा हुआ ना, ये साथ इकट्ठे लगे हुए हैं, तो इसके ये हाँ, वो मतलब इधर इधर स्पेस देंगे तो आ जाएगी, या स्पेस के लिए कोई हाँ, ऐसा से हमें टैब, कमांड देनी बैक पड़ेगी? स्लैश, वो स्पेस के लिए टैब यूज कर लो ना यहाँ पर, बैक स्लैश टी। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके, यहाँ पर भी लिख लेते हैं बैक स्लैश टी, जैसे वो हम करते हैं सी में, टैब, एक टैब पे जितना स्पेस आ जाएगा, एंटर वन। वही मैं पूछ रहा था, मैं शायद स्पेस ठीक है, अब यूज देखो हो गया है तो ये। टैब पे जितना स्पेस आ गया। ठीक है, अब वैसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है ना आप सबको? अब इसके बाद हम इसके बाद इफ एल्स करते हैं। ठीक है ना, अगर ये आपको क्लियर है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है कि इनपुट में ये इंट क्यों लिखा है, यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते हैं हम। अगर फ्लोट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है ना, कि अगर हम एज ले रहे हैं तो एज तो फ्लोट में नहीं होती है ना, एज तो हम किसी को अगर बताते हैं तो बताते हैं हमारा 18 है, 19 है, 20 है, इस तरह से। ठीक हो गया ना। और फ्लोट, अगर हम CGPA की बात करें तो यहाँ पर फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया ना, सबको समझ आ गया ना ये चीज? तो आप लोग ना साथ साथ ना वो बताते जाया करो ना, अगर कोई ठीक है, अगर समझ आ गया, ताकि मैं मूव कर जाऊं फास्टली। अच्छा, इफ एल्स ना हम एज के ऊपर फोकस करते हैं, इफ एल्स उससे सीखते हैं। ठीक है, अब इफ एल्स इसमें कैसे है, पहले तो हम लिखते हैं इफ, ठीक है, स्पेस दबाते हैं, इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं, कोई करली ब्रेसेस नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंडेंटेशन बेस है पाइथन जो है, इसमें करली ब्रेसेस नहीं होते। ठीक हो गया, तो आपने सिंटैक्स लिखना है ना, इफ। अब मैं पहले ना एक वेरिएबल इनपुट करवा लेता हूँ ताकि उस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाएं। ठीक है, तो हम ये कैसे करवाएंगे, अगर कोई एक बंदा रीड करके बताए तो। हम यहाँ पर लेते हैं एज, ठीक है, कोई डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करवाते हैं फ्लोट में, नहीं इंट में करवाते हैं, इंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इनपुट। ठीक है, इनपुट लेने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर योर एज। ठीक हो गया, अब देखो, अब इसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं, अगर एज ग्रेटर देन 18 है या इक्वल टू 18 है तो वो अडल्ट है, अदरवाइज वो चाइल्ड। ठीक है, तो एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो हम क्या लिखेंगे, अब इसका सिंटैक्स क्या है, हम इसमें पैरेंथेसिस नहीं डालते, पहली बात ये है। और हर कंडीशन के बाद ना, चाहे वो वाइल की कंडीशन हो, इफ की कंडीशन हो, एल्स की कंडीशन हो, हम कॉलन डालते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना कि प्रिंट करवा दो, ये क्या है, अडल्ट। अब ये एरर देगा, ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये एरर देगा। क्यों दे रहा है एरर, जल्दी बताओ। हाँ आफ्ताब बता जरा। प्रिंट की वजह से। नहीं, उसको बताया नहीं कि इफ खत्म कहाँ पे हो रही है शायद। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, कहाँ पर खत्म हो रही है। अब हमने बात की थी इंडेंटेशन बेस है, तो जब भी हम इफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो टैब से देंगे, क्योंकि ये इंडेंटेशन बेस लैंग्वेज है। ठीक है, अब पता चल रहा है, मैंने टैब दे दिया ना, पता चल रहा है कि इफ के अंडर है प्रिंट। ठीक है,
और अगर इफ लिखते अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो वो एरर दे देता है, ठीक है। अब पता चल रहा है कि ये इफ के अंदर है, तो इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है एज क्या है, तो एज मैं पहले अडल्ट वाले लिखता हूँ, 18 लिखता हूँ, वो अडल्ट में आएगा, ठीक है। तो उसने प्रिंट करवा दिया अडल्ट। तो दोबारा रन करते हैं, अगर लेस देन अडल्ट हो तो कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा, 12 लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया इसने। अब जैसे हम वो सी प्लस प्लस में एल्स लगाते थे वैसे इसमें ही है एल्स है, तो यहाँ पर एल्स लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाए तो कॉलन लाजमी डालना है, तो एल्स कॉलन, क्योंकि एल्स हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो पता चल जाता है कंपाइलर को ये एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर इंडेंटेशन, यहाँ पर नहीं लिखना आपने प्रिंट, एक टैब दबाना है, यहाँ पर आपने लिखना है प्रिंट, ताकि उसको पता चल जाए ये एल्स के अंदर ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये चाइल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। मैं 12 एंटर करवाता हूँ, चाइल्ड प्रिंट होगा, ठीक हो गया ना। अब सी प्लस में हमने पढ़ा होगा इफ एल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इफ एल्स नहीं होती, यहाँ पर इफ एल होती है, एल इफ होती है, एल्स इफ नहीं होती। अब उसको मैंने बनाने के लिए क्या करता हूँ, पहले यहाँ कंडीशन पढ़ा देता हूँ। अब ना यहाँ पर एंड के लिए एम परसेंट साइन नहीं हम लगाते, ठीक है। यहाँ पर एंड के लिए एंड ही लिखते हैं, ठीक है। एंड एज लेस देन और इक्वल टू 60, वो अडल्ट है, ठीक है। अब एल इफ क्या लगाते हैं हम, इसमें एल इफ, पूरा एल्स नहीं लिखते, मतलब वही एल्स इफ ही होता है, लेकिन एल इफ लिखते हैं, ठीक है। एल इफ लिख दिया, इसमें हमने दे दिया कंडीशन के एज ग्रेटर देन 60 हो, तो हम क्या करें, कॉलन, कॉलन नहीं भूलना आपने, तो प्रिंट करवा दें। यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं एजेड, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन है हमारे पास, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। पहले हम प्रिंट करवाते हैं एजेड, 60 प्लस एंटर करवाते हैं, तो 65 करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसने एजेड प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको देते हैं लेस देन 18, तो हम 13 देते हैं, तो इसने चाइल्ड प्रिंट कर दिया। अब हम देते हैं इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हम 34 कर देते हैं, तो इसने अडल्ट प्रिंट कर दिया। अडल्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ठीक है। ये तो सबको समझ आ गई है ना। ये इफ एल्स स्टेटमेंट आपको क्लियर है ना, कि इफ एल्स कैसे लगाते हैं इसमें। सर हाँ जी, ये क्वेश्चन है एक, हाँ अच्छा ये तो आपने इफ एल्स इफ लगाई है ना, खाली इफ ही लगानी है। मैंने हाँ एक ही जी, कंडीशन चेक करनी है कि ये ट्रू है तो मैं किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लूं, खाली इफ एल्स नहीं मुझे हाँ चाहिए। तो ठीक है, इफ लिख दो उसके अंदर। उसका अगर ये यहाँ पर एग्जांपल वेरिएबल, ये जो प्रिंट है ना, यहाँ पर वेरिएबल लिख दो, कोई भी वेरिएबल। सिर्फ वो एग्जांपल जरा समझाना एग्जांपल से। देखो, अब नीचे मैं एक और इफ बना लेता हूँ ना, एक वेरिएबल कह लो कि ना बनाते हैं var, उसमें हम रखवाते हैं 12, ठीक है। अब तूने नाम इफ अगर वेर ग्रेटर देन हो ना 11 से, तो एक वेरिएबल में वेर की वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है। वेर की वैल्यू क्या हो जाए, 13 हो जाए, वेर इज इक्वल टू 13, या कह लो कि 50 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट करवा लो। अब ये एरर आया है यहाँ, क्योंकि मैंने ना कॉलन नहीं डाला था, ठीक है ना। साथ साथ में एरर आने से ना पता लग जाता है, ठीक है। ये समझ आई है वेरिएबल में कैसे वैल्यू आसान करे इफ से। इसको मैं इधर भी कर दूं तो फिर भी 50 प्रिंट होगा। ये आफ्ताब ये कह रहा था तू, हेलो। हाँ यही कह रहा था। अच्छा, इफ एल्स सबको समझ आ गई है। हाँ ये आ गया, क्लियर है। हाँ सही है, आगे चला। अच्छा, अब लूप हम करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं पहले ना हेडिंग दे देता हूँ, और आपको मैंने पहले बताया कि ये मोड होती है, ठीक है ना। कोडिंग मोड भी आप कोडिंग कर सकते हो, ये अभी 2 मोड अभी आप रहने, तो बाकी आगे मैं बताऊंगा। ये हेडिंग मोड है, हेडिंग में देता हूँ यहाँ पर लूप्स की, ठीक है। इसको रन कर दिया मैंने, ठीक हो गया, ये लूप की हेडिंग आ गई। अब इसमें लूप्स वाइल भी है, फॉर भी है, ठीक है, और भी लूप्स हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे ना, जो हमारा फोकस होगा वाइल पे ही होगा, क्योंकि वाइल से हम सारे काम कर सकते हैं,
ये फॉर से, ठीक है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स पहले देख लेते हैं हम। कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक, कोई भी वैल्यू रखते हैं। हम चाह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना, ठीक है। तो इसमें व्हाइल लिखते हैं, जैसे सी पे लिखते हैं, कंडीशन देते हैं नम अगर लेस देन और लेस देन 10 हो, ठीक है। अब मुझे बताना कि ये क्या प्रिंट करेगा। हाँ बताओ कोई क्या प्रिंट करेगा, मैं रन करने लगा हूँ। सैम बताओ। 1 प्रिंट करेगा यार। और कोई बताओ। यार ये और दूसरी आइटरेशन शुरू करेगा 2 प्रिंट करेगा। नहीं, ये एरर देगा, बताता हूँ क्यों। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि इसमें प्लस प्लस स्टेटमेंट नहीं चल रही थी। नहीं चलता। ठीक है ना। अब 10 तक +1 प्रिंट हाँ करेगा, तो मैंने लेस देन लिखा था, अब इसको इक्वल कर देता तो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक होगी, ये समझ आ गई ना। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो प्रिंट का फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट एंड भी करता है। एंड से मुराद एक स्टेटमेंट चलने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, इसलिए हर लाइन पे एक एक वैल्यू प्रिंट हुई है। ठीक हो गया। अब इसी चीज को हम फॉर लूप से देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगर किसी को सिंटैक्स याद है तो बताओ। अगर किसी को सिंटैक्स याद है तो। उसमें बहुत सिंपल सिंटैक्स है, कोई वेरिएबल बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। नम इन रेंज लिखते हैं, ठीक है। रेंज हम देते हैं पहले हम 10 तक। कोई मुझे बताओ उसमें क्या प्रिंट करेगा ये, अगर किसी को याद हो तो। हाँ बताओ जल्दी 1 से क्या 9। पहले सिंटैक्स देखो, कोई एरर वगैरह तो नहीं है ना। हाँ बताओ सैम 0 क्या से प्रिंट लेकर 0 से लेकर 9 तक जाएगा ये। हाँ बिल्कुल सही है, समझ आ गई ना। क्योंकि ना हमने रेंज नहीं बताया उसे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ से हम बताते हैं इसको 1 से स्टार्ट करना है 11 तक। 11 से मुराद ये कि 1 से 10 तक हम एक वैल्यू ज्यादा देते हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये प्रिंट किया इसने 1 से 10 तक। अब इसने हमने स्टार्टिंग भी बता दी और एंडिंग भी बता दी है। जो लास्ट ये एंडिंग पैरामीटर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग पैरामीटर होता है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक हो गया। ओके ओके ये ओके। लोग की सबको समझ आ गई है। मेन काम हमारा है वो, या फंक्शन बनाना भी सीख लें आज ही। इसमें सिंपल है फंक्शन बनाना ना। चलो फंक्शन बनाना सीख लेते हैं। पहले मैं हेडिंग देता हूँ यार कि ये हम एक मिनट क्लियर करिए जरा। फॉर नम इन रेंज इसका क्या मतलब देखो, है? अगर ये नम एक मिनट इन रुको मैं रेंज बताता के हूँ। ये पहले देखो ना, इतनी हम रेंज एक में है। वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें व्हाइल लूप पहले देखो, उसमें हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, ठीक है। उसके बाद कंडीशन में वो वेरिएबल देते हैं, कंपेयर करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन अगर ट्रू हो तब वो लूप के अंदर जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, हम एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट चाहिए। ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं, इसमें वो कहता है ना कि वेरिएबल का नाम लिख दो, वो बाय डिफॉल्ट उसको 0 इनिशियलाइज कर देगा फॉर लूप। ठीक हो गया। इन का मतलब होता है मेंबरशिप फंक्शन है ये। इन के मतलब इस रेंज में, ठीक है। अब इस इधर हमने बता दिया कि ये 1 से लेकर 11 तक प्रिंट करे। इसका मतलब क्या, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि जो एंडिंग पैरामीटर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। ठीक हो गया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा नम में वैल्यू क्या रखेगा 1, ठीक है। उसको नीचे अब लूप के अंदर जाएगा, यहाँ नम प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट हो जाती है बाय डिफॉल्ट 1 ऑटोमेटिकली फॉर लूप में। अब 2 हो गई है। अब यहाँ पर आएगा, देखेगा कि 11 से कम तो अभी कम है ना, कम है तो फिर नीचे लूप के अंदर जाएगा, प्रिंट करवा देगा। फिर देखेगा फॉर एग्जांपल वो 9 पे पहुंच गया है, 11 से कम है, ठीक है, वो जाएगा प्रिंट करवा देगा। 10 पे 11 से कम है, प्रिंट करवा देगा। जैसे ही 11 आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा तो वो प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट पैरामीटर एक्सक्लूसिव होते हैं। अब हम स्टार्ट अच्छा करने लगे। नहीं नहीं एक मिनट अगर इसको हमने मतलब एक लाइन में शो करना हो, क्योंकि तू तो बता रहा था कि ये अपना प्रिंट जो नाम है इसके अंदर फंक्शन है कि ये एंडल हो जाता है खुद ही हाँ इसके एंडल हो अंदर। जाता है। ठीक है, तो अगर हमने इसको एक ही लाइन में से करना हो तो उसके लिए कोई डिफरेंट कमांड यूज होगी हाँ जी कि बिल्कुल।
इसी वो में हम कोई आहिस्ता से देख लेंगे। ऐड करेंगे। मैं अभी दरअसल ना अच्छा। कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ चीजों को। हम्म। अगर इसमें मैं फॉर लूप में और चीज भी बता दूं ना, फॉर लूप के अंदर इफ एल्स भी लगा दूं, हाँ वो आप ठीक लोग है, कोई नहीं, पहले बेसिक। सिंटैक्स ठीक है, पहले पहले बेसिक। सिंटैक्स हाँ। रन कर लो ना, पहले आपको लर्न हो जाए सारे सिंटैक्स के लूप कैसे लगाते हैं, फिर लॉजिक आप खुद से ही बना सकते हो, एक लाइन में कैसे प्रिंट करते हैं। अगर फॉर्मेटिंग इसके अंदर करके प्रिंट करवा दो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। अब ना फंक्शन इसमें कैसे बनाते हैं, मैं पहले हेडिंग दे दूं फंक्शन की, तो मैंने मॉड चेंज किया, हेडिंग पे लेकर आए, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने फंक्शन, ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया शिफ्ट प्लस एंटर से, ये न्यू लाइन पे आ गया। अब फंक्शन बनाने के लिए ना पहले हमने एक कीवर्ड देना पड़ता है जो कहते हैं डेफ या डेफिनेशन, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन नाम फॉर एग्जांपल हम यहाँ सम रखते हैं, ठीक है। फंक्शन के नाम के बाद हम ये जो पैरेंथेसिस होती हैं इसमें हम इनपुट देते हैं कि कितने पैरामीटर ये फंक्शन लेगा, तो लाजमी से पता सम का पैरामीटर 2 इनपुट लेता है, तो ठीक है। इसमें इंटीजर वगैरह फ्लोट या स्ट्रिंग कुछ भी नहीं लिखना, ना करेक्टर, इसमें आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं n1 देता हूँ कॉमा n2, ठीक है, मतलब इन दोनों नम को क्या करते हैं, वो प्रिंट कर दो। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट या कोई इस तरह की चीज आती है जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, या इफ स्टेटमेंट या लूप की कोई कंडीशनल स्टेटमेंट, या हम कभी फंक्शन बना रहे हो, तो कॉलन लाजमी डालना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने क्या करना है बताओ जरा। सी प्लस में क्या करते हैं, सिंपल सा हमने रिटर्न n1 प्लस n2, ठीक हो गया। ये चीज समझ आ गई ना सबको? कोई भी इसमें कोई अगर किसी को नहीं समझ आ रही है, अब सी प्लस में यहाँ पर हम रिटर्न टाइप भी देते थे, अब यहाँ पर रिटर्न टाइप क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वेरिएबल अभी कौन से हैं, यूजर कौन से वेरिएबल देगा, डाटा टाइप के इनपुट देगा, नम भी दे सकता है, स्ट्रिंग भी दे सकता है, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है सबको? हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ रही है। अब आ रही है। अब मैं चाहता हूं ना कि अब कोई मुझे बताए ना, ये जो इनपुट जा रही है ना n1 n2, ये यूजर दे, जल्दी बताओ इनपुट कैसे लेंगे। यहाँ पर तो इनपुट इंट तरीका बता दिया है। इंट num1 लिख इक्वल लिख इनपुट लिख नम वन इक्वल इंट इनपुट, लिख इंट पहले इंट लिख वो कर लेते बाद में, इनपुट इनपुट लिख बस। एंटर हाँ the नम वन, statement ठीक है, ये एंटर नम वन को सिंगल कोट पे लिखते हैं, ठीक है, सारी बात है, प्रिंट वाली स्टेटमेंट ऐसे ही जाती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से नम टू भी बना लेते हैं, पहले इसको इंटीजर। अब ये देखो, अब ये इनपुट लेकर ना जब यूजर से वो स्ट्रिंग में होगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ इंट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ एक पैरेंथेसिस लगाते हैं, एक बाहर पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब जो भी इनपुट देगा वो स्ट्रिंग से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, ठीक है। इसी तरह से num2 भी ले लेते हैं, यहाँ पर इसको सिर्फ कर देते हैं हम num2, यहाँ पर भी कर देते हैं num2, यहाँ थोड़ा सा कॉलन डाल देते हैं ताकि पता चल जाए, ठीक है। अब ये दो इनपुट ले लिया, फंक्शन कॉल करनी है, तो फंक्शन कॉल हम प्रिंट के फंक्शन में कर लेते हैं ताकि वो प्रिंट भी करवा दे, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, पहले लिखा है ना एंटर योर फर्स्ट नंबर इज एंड योर सेकंड नंबर इज एंड सम ऑफ बोथ नंबर, या सम ऑफ नम प्लस वन नम टू, इस तरह से प्रिंट करवाना है। तो फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है, हमने एफ लिखना है, सिंगल कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है इसके अंदर, फर्स्ट FIRST फर्स्ट नम इक्वल टू करली ब्रेसिस, फर्स्ट नम किसके अंदर आ रहा है बताओ जरा, num1 में, ठीक है, एंड सेकंड नम इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया। अब इसका सेकंड नम किसके अंदर आ रहा है, num2 में। यार ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट में जब तो इस तरह लिखता है तो ये शुरू में एफ क्यों लिखता है, ये किस चीज के लिए? ये फॉर्मेटिंग है ना, पाइथन के ना मल्टीपल, जैसे पाइथन 2 है उसमें फॉर्मेटिंग कुछ और थी। ये सबसे अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए हैं ना हाई लेवल, सबसे इजी फॉर्मेट है इसका फॉर्मेटिंग करना। अगर तू सी की बात करे, अगर इंटीजर है तो %d लिखना होता था हमें, याद आएगा, कोमा डाल के फिर वहां पर तो वेरिएबल लिखते थे। कंकैटिनेशन क्यों नहीं यूज कर लेता प्लस वाला हाँ, साइन यूज करके? नहीं, ये करली ब्रेसिस के अंदर हम वेरिएबल लिख देते तो वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता है, ठीक है। ये माइंड में रखना है आपने। नहीं अगर करली कर्ली ब्रेसिस, ब्रैकेट हाँ यूज ना करे उसकी बजाय ये स्ट्रिंग जैसे लेते थे
हाँ तो उसके अंदर सिर्फ प्लस फिर लिख क्या, के सुन मेरी बात ना पहले। तो इसमें अगर हम करली ब्रेसेस को हटा दें, वो उसे एज अ स्ट्रिंग ही लेगा, वो num1 ऐसी डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, हम चाहते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट करे। ठीक है, तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, और ये फॉर्मेटिंग से बताने के इस फॉर्मेटिंग से कर रहे हैं। पाइथन हमें मल्टीपल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक फॉर्मेटिंग जिसमें से ये है जो लेटेस्ट है अभी पाइथन 3.6 की, ये लेटेस्ट फॉर्मेटिंग है, और भी है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। ठीक है, अब num2 कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवाना है, पहले इसको ना हम कर लेते हैं \n, ये \n करता कि न्यू लाइन में चले जाए। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाते हैं, num1, पहले लिखना है हमने num1 num1 क्या है हमारे पास num1, या इस तरह से कर लेते हैं, जो num आ रही है ना num वैल्यू में, वो लिखते हैं num1, उसकी वैल्यू यहाँ पर आए प्लस अब num2। ठीक है, इसके इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर फंक्शन कॉल करने ताकि वो सम करके बता दे। अब ये मैं फॉर्मेटिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा था ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए फॉर्मेटिंग, ताकि ना ये रिवाइज भी हो जाए कॉम्प्लेक्स, फिर आपको समझ आ जाए कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अब इसके बाद हमने फंक्शन कॉल करनी, फंक्शन का नाम क्या था, सम, दो पैरामीटर पास करनी है। पैरामीटर का नाम क्या था, पहले पैरामीटर का num1, ठीक है, फिर कोमा num2। ठीक है, ये सबको समझ आ गई ना कि ये फंक्शन कर रहा है क्या है। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, वो पहले नंबर पूछ रहा है क्या देना है, मैं देता हूँ 10, फिर दूसरे भी 10 देता हूँ। ठीक है, अब ये प्रिंट करवा रहा है, फर्स्ट नंबर इज 10 एंड सेकंड नंबर इज 10, तो 10 + 10 क्या हुआ। ये अब क्यों उसने क्यों नहीं किया, प्रिंट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमास में इसको किया है। ठीक है, तो इसको भी हमने उसके अंदर लिखना था, करली ब्रेसेस के अंदर। 12 से इसको रन करते हैं, 10 देते हैं पहले नंबर और फिर दूसरे नंबर पे 10 देते हैं। ठीक है, अब देखो 20 आ रहा है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो भी फंक्शन या वेरिएबल टाइप हो ना, जिसकी जो मतलब रन टाइम पे वैल्यू आ रही है, उसको हम करली ब्रेसेस पे रखते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम में जो भी वैल्यू आ रही है उसको करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। अगर हम सम की जगह इसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं इस फंक्शन को, हम यहाँ पर लिखते हैं मल। ठीक है, इसके अंदर जहाँ प्लस रखा है ना हमने फंक्शन में, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। ठीक हो गया, n1 × n2, यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं मल को। अब इसको रन करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 10, तो ये क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर प्लस प्रिंट हो रहा है, इसको भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाँ यहाँ पर वो हमने प्लस ठीक लिखा हो हुआ गया, है। समझ आ गई है। ये अब इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 10। अब ठीक है, ये फॉर्मेटिंग दरअसल बताने का मकसद ये था ना कि फंक्शन बनाना भी आपको आ जाए, और फॉर्मेटिंग जो हम यूज कर रहे हैं ये, क्योंकि अब हर चीज में यूज होगी फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, अब फंक्शन को एक दफा दोबारा देख लेते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, पहले डेफ लिखते हैं, डेफिनेशन, फंक्शन का नाम मैंने रखा, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दिया है, या मल लिख दो या मल्टीप्लाई, कोई भी नाम दे दिया आपने। अब ये कितने पैरामीटर लेगा या पैरामीटर नहीं लेगा। ठीक है, 2 पैरामीटर लेता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 पैरामीटर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्या करता है, जो 2 पैरामीटर ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करता है और फिर रिटर्न करवाता है। वैल्यू रिटर्न करवाएगा तो यहाँ पर प्रिंट होना है ना वैल्यू, ये जो है प्रिंट का फंक्शन। अगर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करवाएगी तभी ना यहाँ पर वो रिटर्न करवाएगी, तो वहां से पिक करके ये से यहाँ पर प्रिंट करवाएगी। ठीक है, ये था फंक्शन के कैसे बनाते हैं। फिर हमें पता है कि हम इनपुट कैसे लेते हैं, 2 इनपुट ले ली। ठीक है, अब इस फंक्शन में ना ये 2 इनपुट पास कर दी। ठीक है, समझ आ गई ना दोनों। अब हमने फॉर्मेटिंग की है, एफ बता दिया पाइथन को, ये 3.6 की फॉर्मेटिंग करने लगे हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये है, फर्स्ट नंबर वेरिएबल का नाम लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, सेकंड नंबर, ये जो भी करली ब्रेसेस के अंदर नहीं है ना, वो एज इट इज प्रिंट होगी। जो करली ब्रेसेस के अंदर है वो अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगी। जैसे num1 है, num1 के अंदर क्या वैल्यू होगी, जो यूजर देगा num1 के अंदर, num2 में क्या वैल्यू होगी, जो यूजर देगा। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये भी इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसकी भी वैल्यू आएगी, और ये भी करली ब्रेसेस के अंदर, तो लाजमी सी बात है जो उसका फंक्शन रिटर्न करेगा वो यहाँ पर वैल्यू उसकी आएगी। करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी चीज हो, इट्स मीन तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो नहीं प्रिंट होगा, और जो करली ब्रेसेस के अंदर नहीं है वो एज इट इज प्रिंट हो जाना है। ये था फॉर्मेटिंग भी और फंक्शन भी। अब कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो वो पूछो। क्लियर है? क्लियर है ना?
अब एक या एक फंक्शन और बना लेते हैं हम, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बना लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग आप लोगों ने बतानी है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है वो आप लोग बताओ। तो बताओ कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है। डिव डिव इसकी है। हाँ क्या हाँ, करूँ यहाँ पर? डेफ के बाद डिव, हाँ ठीक है, फिर ये रिटर्न के अंदर उसके बाद डिवाइड, ठीक है, और नीचे फॉर्मेटिंग में देखो, यहाँ पर क्या यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई स्टार की जगह ठीक हो गया, स्लैश। बाकी सारी वैल्यू डिव वही होगी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, 10 को डिवाइड नहीं, करते हैं 2 से। क्या चीज? चल कर जरा एक मिनट। 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, 10 पहली वैल्यू हो गई और दूसरी वैल्यू क्या होगी 2, तो क्या आंसर आएगा इसका 5। लेकिन ये 20 दे रहा है, क्यों? जल्दी बताओ। हाँ, वो मल लिखा हुआ है ना फंक्शन में, क्या चीज? वो मल लिखा हुआ है बी स्टिल। हाँ ये चीज, जहाँ पर कॉल कर रहा है, यही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, कॉल जहाँ पर हो रही है वो आपको पता चलना चाहिए कॉल कहाँ हो रही है। ठीक है, अब इसको दोबारा करते हैं। ठीक है 10, ठीक है ना, 5.0। अब ये 5.0 के लिए ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट है डिवीजन, ठीक हो गया ना, फ्लोटिंग डिवीजन करता है पाइथन बाय डिफॉल्ट। समझ आ गई सबको? अब यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं numpy। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो कि उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि numpy क्या होती है, चलो इसके लिए ना मैं अलहदा से फाइल बना लेता हूँ, ताकि ना वो फाइल आपसे शेयर भी कर दूँ, तो ये सिंटैक्स वाली फाइल अलहदा से हो जाए और numpy वाली फाइल अलहदा से बन जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना, आपको पता है मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ जो मैंने बनाया था पाइथन डेवलपमेंट की। ठीक है, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पाइथन 3 की फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, ये अनटाइटल फाइल है, इसका नाम मैंने क्या रखना है, numpy, NU स्मॉल पे लिख लेते हैं numpy। ठीक है, ये numpy की फाइल बन गई। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, ये IPYNB, ये नोटबुक की होती है एक्सटेंशन। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग देना है क्या, numpy, तो इसको आपको पता है कि मोड चेंज कर लेते हैं, हेडिंग वाले मोड पे ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, numpy, NUMPY, ये हेडिंग देने के लिए। फिर शिफ्ट प्लस एंटर से हमने रन किया इस लाइन को। ठीक है, ये रन हो गई numpy। अब कोई बताएगा कि मैंने क्या बताया था, numpy क्या होती है, डेफिनेशन कोई numpy की, numpy बोलते किसको है? अगर किसी को याद हो तो, अगर नहीं है तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ। चलो फिर मैं खुद ही बताता हूँ। नम कहते हैं न्यूमेरिक को, ठीक है ना, और पाए जो लिखा हुआ है ना, ये जो ये पाए है, लाइब्रेरी थी वैसे, है ना? हाँ लाइब्रेरी या लाइब्रेरी। पैकेज, पैकेज कह लो। ठीक है ना, नम कहते हैं न्यूमेरिक को, पाए कहते हैं पाइथन को। ठीक है, अब ये क्या होता है, पाइथन में जितने भी न्यूमेरिक कंप्यूटेशन होती है ना, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, वो अरे के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर मिन फाइंड करना, मैक्स फाइंड करना, या कुछ भी इस तरह की चीजें। ठीक है ना, न्यूमेरिक कंप्यूटेशन आप याद रखना है, मैथमेटिकली न्यूमेरिक कंप्यूटेशन जो है, या कोई फार्मूले की कंप्यूटेशन, ठीक है, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन या रैंडम नंबर बनाना है, तो ये इस लाइब्रेरी के थ्रू होगी। ठीक है, ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है। ठीक हो गया। अब किसी को कोई मतलब कंफ्यूजन सारी है? जो मैथी कैलकुलेशन वगैरह जो भी हाँ होना है वो बिल्कुल, इस फंक्शन के अरे अंदर, इससे बना सकते हैं, लिंक इस लिस्ट इससे लाइब्रेरी बना में। सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ये समझ आ गई सबको? अब इसको इसको इंपोर्ट करने से पहले ना हम पहले देखते हैं कि ना इसके लिए क्या जरूरी है। हम खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने से के लिए ना हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, अब पिप क्या है, ये पाइथन का नाम पैकेजेस मैनेजर, पैकेज का मैनेजर है। ठीक है, ये इंस्टॉल करता है मल्टीपल पैकेजेस को। ठीक है, अब हमने जो एनाकोंडा इंस्टॉल की है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट numpy इंस्टॉल्ड होती है, पेंडास भी इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है ना, जो मेजर जो काफी ज्यादा यूज होती है ना लाइब्रेरी पाइथन की, वो बाय डिफॉल्ट ना हमने एनाकोंडा इंस्टॉल्ड देता है पहले से ही। ठीक है, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, अगर किसी को इंस्टॉलेशन चाहिए होगी तो वो इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मेरी पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मुझे लिखा आ जाएगा ना नीचे कि आपके ये numpy पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, हो जाएगा।
ठीक है, ये देखो लिखा आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक हो गया। आपने अगर कोई और आप आईडी यूज करे तो पहले आप ये इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद यहाँ पर काम करते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर कोडिंग फेज में दोबारा। तो इसको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ताकि वो पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए, उसको हम फिर यूज कर सके। इंपोर्ट numpy। अब मैंने आपको बताया था कि अब पूरे numpy को अगर हम छोटे फॉर्म में लिखना चाहें तो एज कीवर्ड यूज करते हैं, np लिख देते हैं, numpy की शॉर्ट फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल हम numpy 1000 जगह कोडिंग में यूज कर रहे हैं, अब 1000 बार numpy लिखने से बेहतर है हम np को 1000 बार लिख लें। ठीक है ना। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना स्टार बना हुआ है, स्टैरिक। ठीक है, स्टार जब बना हुआ ना तो इसका मतलब है कि वो अभी लोड हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही नंबर यहाँ पर आ जाए ना, सेल नंबर, इट्स मीन कि वो सही तरीके से लोड हो गया, कोई एरर नहीं है। अगर एरर आता तो वहाँ नंबर नहीं आता, नीचे एरर जनरेट हो जाता टेक्स्ट फॉर्म में इसके नीचे ही। ठीक है, इट्स मीन कि अब यहाँ नंबर आ गया, कोई एरर नहीं है, ये कह रहे सक्सेसफुली ना इंपोर्ट हो गया है हमारी लाइब्रेरी। अब numpy के को स्टार्ट करते हैं सारी ट्रेडिशनल वे में कि इसको पहले अरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अरे कैसे बनाते हैं, हमें पता है कि numpy, अब numpy से हम अरे बनाने लगे ना, डॉट अरे। ठीक है, ये पैरेंथेसिस, फिर ये लिस्ट। अब कौन सी वैल्यू देनी है वो इसके अंदर 1, 2, जितनी भी वैल्यू देनी है 4। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ, ये प्रिंट हो गई। अब वो जो आफ्ताब क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रिंट के बिना भी प्रिंट होती है, ठीक है ना, तो ये चीज़ है, ये हमें जुपिटर प्रोवाइड करता है कि कोई प्रोग्राम में अगर प्रिंट नया भी करवाए ना, वो सेल को प्रिंट करके नीचे उसकी वैल्यू दे देता है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ को हम एक वेरिएबल में रख के प्रिंट करवाएं, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखते हैं ARR1। ठीक है, अरे 1। अब इसको हम प्रिंट करवाएं प्रिंट के फंक्शन के अंदर, वो कैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे प्रिंट किया इसने, एक लिस्ट के अंदर। यहाँ पर अब लिखा नहीं आ रहा कि ये अरे है क्या है। ठीक है ना, इसको मैं नीचे मूव कर देता हूँ ताकि दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए ना। यहाँ से ये खत्म कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, अगर मैंने एक वेरिएबल को प्रिंट के फंक्शन में प्रिंट करवाना है ना, तो ये इसका रिजल्ट इस तरीके से आएगा। और अगर सिर्फ numpy से एक वेरिएबल बना लेना है, numpy से अरे बनाना है डायरेक्ट, और ये उसका रिजल्ट इस तरीके से आएगा। वो बताएगा पहले अरे है ये, उसके अंदर ये वैल्यूज है। ठीक है, अब ये इसकी डायमेंशन क्या है, इसका साइज क्या है, इसमें चीजें क्या है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि 2D अरे कैसे बनाते हैं इस पे। ठीक है ना, अब 2D अरे बनाने के लिए हमें पता है कि लाजमी सी बात है कि इसमें दो ये रोज और कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो 2D अरे बनाने का मैं सिंपल इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब ये सिंटेक्स आप याद रखना कि लिस्ट के अंदर लिस्ट होनी चाहिए। तो ये जो लिस्ट हमारी बनी हुई है ना, ये लिस्ट किसी और लिस्ट के अंदर आ जाए, एक और आउटर लिस्ट के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक और लिस्ट डालता हूँ, यहाँ पर एक और लिस्ट डालता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गई, 2D अरे में हो गई कन्वर्ट। ठीक है, मैं बाद में आपको इसको वेरीफाई भी करवाऊंगा कैसे ये 2D बनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लेता हूँ। अभी इसमें कितनी रो है, एक रो है। ठीक है, लिस्ट के अंदर अगर एक लिस्ट होता है उसका मतलब है एक रो है। अब इसके अंदर अगर मैं दूसरी रो भी एंटर करना चाहूँ, दूसरी रो भी एंटर कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, एक ये रो है और एक ये रो है। ठीक है, अब इसको अरे 2 कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको अरे 2 को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, ये है शिफ्ट प्लस एंटर, ये रहा। अब इसमें कैसे पता चल रहा है ये 2 डायमेंशनल है, वो चेक करने का हमारे पास तरीका है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये इसकी डायमेंशन क्या है। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या है बताओ कोई, कैसे चेक करते हैं। हम लिखते हैं एंड डिम। ठीक है ना, सबको याद है ना, ये उस दिन भी मैंने बताया था आप लोगों को। वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब ये देखो इससे क्या प्रिंट हो रहा है, 1। इसकी डायमेंशन कितनी है, 1, क्योंकि इसके अंदर अरे जो हमने बनाया था एक ही लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, इसमें कितनी है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है 2 है, और इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ ARR2, अरे 2 की डायमेंशन बताओ, एंडिंग को मतलब इसकी डायमेंशन बताओ। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 2। ठीक है, अब मैंने चेक करना है ना
कि अरे 1 के अंदर कितने एलिमेंट है, कोई बताएगा? अरे 1 के अंदर कितने एलिमेंट है, बताओ। 4। 4 है। अब अगर इसमें कोई हजारों वैल्यूज होती तो आप तो नहीं गिन पाते हैं ना। तो हाँ जी। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अरे का नाम लिखते हैं, अरे 1 डॉट, हम यहाँ पर लिखते हैं साइज, ठीक है। वो हमें बता देता है कि इसकी वैल्यू, अरे के अंदर वैल्यूज कितनी है, या एलिमेंट्स कितने हैं, या मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। अब इसने हमें क्या बता दिया, 4 है, ठीक हो गया। ये सब आपको समझ आ गई ना। अब अरे 2 में कितनी वैल्यूज हैं वो चेक कर लेते हैं, ARR2 डॉट साइज, इसको रन करते हैं, क्या प्रिंट होगी यहाँ पर 8, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट है, ठीक हो गया ना। 4 पहले रो में, 4 दूसरी रो में, 8 एलिमेंट है। अब आपको याद होगा कि हम मैट्रिक्स में हमने अच्छा पढ़ा ये होगा। एक जी मिनट जी। सर, ये ऊपर अरे 1 के साथ एंड डिम भी लिखा हुआ है, हाँ लेकिन उसने वो शो नहीं करवाया उधर ना, मतलब कि ये एक 1 डिमेंशन है, बिल्कुल ऐसे ही है। लिखा अगर हुआ है आप लेकिन उसने शो नहीं दोनों को करवाया, शो करवाना उसने चाहते हैं एंड ना, वाला शो करवाया जो वो मतलब भी शो रिसेंट करवा था। देगा। हाँ वो भी शो करवा देगा, अच्छा ये ठीक है ना। अच्छा क्योंकि ना अगर हम प्रिंट का फंक्शन यूज नहीं करते हैं ना, और डायरेक्ट वो वैल्यू तो ये लिखते हैं, तो सिर्फ एक को ही करेगा। लेटेस्ट शो हाँ, करवाता होगा। और अगर आप सबको जाते हैं प्रिंट करवाना, तो सबको प्रिंट के फंक्शन में लिख दो, इसको भी प्रिंट के फंक्शन में लिख दो, ठीक है ना। सही, मैं ठीक है। ठीक हो गया ना। अब मैंने आपको बताया था कि जुपिटर अरे को कैसे रन करता है, फिर प्रिंट के फंक्शन में अगर उस अरे को प्रिंट करवाए तो वो कैसे उसको शो करवाता है, ठीक हो गया ना। अब आपको याद, टू डायमेंशनल अरे जो होती है वो मैट्रिक्स होती है, ये सबको पता है ना, ठीक है ना। मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक हो गया। सही है। और मैट्रिक्स में याद है कि हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी अरे 2 है, ये ऑर्डर इसकी चेक करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, क्या होनी चाहिए इसकी ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मुराद होता है, कि कितनी रोज कितने कितने रोज कॉलम है है। और कितने कॉलम है, ठीक है। अभी तो हमें नहीं पता ना कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है, सर हम जैसे हम पढ़ा देख नहीं कर, था। हाँ, कितने रोज कितने कॉलम वो हम देख कर ही बता सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज हो, या बहुत ज्यादा रोज हो, बहुत ज्यादा कॉलम्स हो, फिर हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, और ये इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों आती है, हम क्यों देखते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यूज, अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इसे कितने रोज और कितने कॉलम, क्यों चेक करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, या दो टू डायमेंशनल अरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम चेक करते हैं कि पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए पहले हम चेक करते हैं कि इसका क्या है, ARR2 डॉट शेप लिखते हैं। यहाँ शेप से मुराद ऑर्डर ही होता है, ठीक है। तो इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, ठीक, PRINT। नहीं बगैर प्रिंट के भी चल जाएगा ना। हाँ, बगैर प्रिंट के भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। ये इसका ऑर्डर प्रिंट कर दिया इसने। कैसे पता चला इसमें 2 रोज है, यहाँ से अगर आप देख दो लो, रोज है 4 2 कॉलम। रोज है, ठीक 4 है। कॉलम, एक ये कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ठीक है। ये थी बेसिक अरे कैसे हम बनाते हैं, अरे में वैल्यूज कैसे देखते हैं, अरे का ऑर्डर कैसे देखते हैं, साइज, ठीक है ना। ये सब समझ आ गई है, क्लियर है, तो फिर अगर हम आगे मूव कर देते हैं, क्लियर है। ठीक है। अब ना यहाँ पर हम स्टार्ट करने लगे हैं ना, डाटा कैसे जनरेट करते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो हम मैट्रिक्स की अब बात करने लगे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम दे देते हैं हेडिंग मैट्रिक्स की, ठीक है, नम पाए। इसके बाद हमने अरे देख लिया, अरे के बाद हमने यहाँ पर मैट्रिक्स देखना है, तो हमने इसको मॉड को चेंज किया, यहाँ पर लिख देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसको रन करवाया, अब ये मैट्रिक्स हम आ गए। अब हमने ना कोई भी ना मैट्रिक्स जनरेट करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ना ऐसी मैट्रिक्स जनरेट हो ना जो सारे जीरोस वाले हो, ठीक है। या कह लो कि वो मैट्रिक्स हो उसमें सारी वैल्यूज 1 हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता हो किसे कहते हैं, या जीरोस। अभी पहले मैं जीरोस मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ। अब पता है जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, अगर किसी को पता है तो वो बताओ।
जिसमें कोई एलिमेंट किसी को पता है? मैट्रिक्स हाँ, जीरोस मैट्रिक्स जिसे कहते जिसके जीरो वो हो, सारे इनपुट जीरो हो। हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जीरो। अब सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमने। पहले हमने लिखना है एनपी, क्योंकि हम नमपाई से बनाने लगे हैं ना मैट्रिक्स। एनपी लिखना है डॉट, जीरोस लिखना है ना, तो यहाँ पर जीरोस लिख दो, जीरोस। ठीक है, कितने, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए वो बताओ। फॉर एग्जांपल हम लेते 3x3 का। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। अभी एरर दे रहा है, जल्दी बताओ उसमें क्या एरर होगा। असाइन नहीं किया उसे नम। नहीं नहीं, अब ना इसके अंदर हम एक और पैरेंथेसिस डालते हैं, उसका मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, एक पैरेंथेसिस। अभी ये समझ रहा है ना कि ये पैरामीटर पास कर रहा है, जैसे हम फंक्शन में पास करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एरर दे रहा है। मैं जानबूझ के ना एरर आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि वो समझ आ जाए ना। अच्छा सर, यहाँ पर एनएमपी क्यों लिखा था? नम पाए ना, हमने ऊपर बताया नहीं, हम सारा काम नम पाए से, हम उसके पैकेजेस को पढ़ रहे हैं अब। अच्छा, लेकिन वो इम्पोर्ट तो नहीं की। क्या स्पेलिंग में कुछ गलत लिख रहा हूँ? हाँ, ऊपर ले जाके जीरो, जरा इसको दिखा दे, फिर समझा दे ऊपर। ये देखो, ये जो हमने नम पाए बनाया है, इंपोर्ट किया है ना, वो एज एनपी अच्छा किया है। ठीक है, दोबारा अगर ना, इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं अगर, वही कह। हाँ, नहीं नहीं, इंपोर्ट ठीक नहीं है। की बात है, वहां पूरा नम पाई हम्म, लिखना पड़ता। अगर एज एनपी लिख दिए ना, अब नम पाई की जगह हम एनपी लिखेंगे। अगर हमने ये ठीक एज हो एनपी गया, नहीं हाँ लिखा हाँ होता, हाँ, वहां ठीक पर हो नम गया, पाई लिखो। ओके हो गया, ओके। ठीक है, अब ये पूरे जीरोस जनरेट कर दिया इसने 2 डायमेंशनल अरे में, क्योंकि अरे ही होता है ना मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल होती है। ये सबको समझ आ गई है? यस ब्रो। आगे इसका नाम रख लेते हैं जी। ठीक है ना, जीरोस मैट्रिक्स है ना, जी एम रख लेते हैं, जीरोस मैट्रिक्स। ठीक है, इसको प्रिंट करवा देते हैं। अब ये प्रिंट करेगा दूसरे तरीके से। ठीक है ना, अब इसमें अरे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंट के फंक्शन से हो रहा है। अगर हम वैसे ही प्रिंट करवाते हैं जैसे जुपिटर करता है विदाउट फंक्शन, तो उसमें अरे भी लिखा होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी को पता हो कैसे बनाते हैं, या क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके वन होते हैं डायगोनल में, जिसके सारे डायगोनल में, डायगोनल कहते हैं ये क्रॉस जो होती है ना, तिरछी लाइन, ये पूरे डायगोनल में, जैसे ये वाली वैल्यू 1 होगी, ये वाली वैल्यू 1 होगी, और ये वाली वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं हम। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने लगे ना, तो आई एम उसका नाम रख लेते हैं, इज इक्वल टू, जैसे हमने ऊपर बनाया है जीरो मैट्रिक्स, एनपी डॉट, अब 1 लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, तो हम 1 लिखते हैं। 2 तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, 1 कितने बाय कितने का बनाना है, अगर 5 का बनाएंगे। ठीक है, पहले हम एक पैरामीटर इसको देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, इसको प्रिंट नहीं करवाया मैंने। अब ठीक है, अब ये सारे 5 1s दे दिए इसने। ठीक है, ये सबको समझ आ रहे हैं? हाँ समझ आ रही है। अब अगर एक ही हम रो है। हाँ, अगर इसको मैं कहता हूं कि ये बने 3x5 का, या 3,3 कर लेते हैं, 3 रोज 3 कॉलम। अब ये एरर दे रहा है, क्यों, जल्दी बताओ। ऊपर वाली गलती दोबारा की है इसने, दोबारा इसको नहीं, ये स्मॉल एक ब्रैकेट में नहीं ये किया। एक पैरा, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, इसके अंदर लिस्ट नहीं बनाई मैंने। मैं आप ऊपर भी यही गलती करके दिखाया था, मैं समझा अभी आप समझ जाओगे। यही तो कह रहा था मैं, ऊपर वाली गलती तुमने दोबारा की है, उसको दोबारा। हाँ, ठीक है ना, ये समझ आ गई है। हम्म, अब मुझे याद आ रहा है कि ये आई से भी ये काम कर सकते हैं, मैं चेक करता हूँ जरा। एक आई है, जैसे हमने 1 लिखे ना जहाँ पर, वहां पर आई आए ना, आई या आईज, तो ये फिर भी बनाता है। आई से लिखकर देखते हैं, नहीं कर रहा। अगर सिर्फ एक वैल्यू देखो, याद है मैंने इससे, हाँ, एक वैल्यू से कर रहा है ये। ये ठीक है ना, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, वो वंस मैट्रिक्स वो है, वन ये मैट्रिक्स है। हाँ, ये चीज समझ आ गई है ना कि मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। हम्म, ठीक है, अब मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हमें समझ आना चाहिए कि 2D अरे की बात हो रही है। ठीक है, और 2D अरे कैसे बनाते हैं वो ऊपर हमने देख लिया है।
उसमें कौन कौन सी वैल्यू रखते हैं, और अगर कोई डमी वैल्यू चाहिए तो इस तरह वंस वाली बना लेते हैं, जीरोस वाली बना लेते हैं, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं ना, ये चीज जिसे समझ आ गई ना, ये कह लो कि ना पाइथन में सारा काम इस चीज ही का है जो अभी हम करने लगे हैं। इसको कहते हैं अरे स्लाइसिंग, ठीक है। पहले कोई हम डमी अरे बना लेते हैं। अरे कैसे बनाते हैं बताओ जरा आप, बताए कोई, क्या लिखूं यहाँ पर, np डॉट np डॉट अरे, ठीक है। मैं अभी 1 डायमेंशन बनाऊं ताकि इजी रहे काम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये मैंने अरे बना ली, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ये मुश्किल भी है थोड़ा, क्योंकि अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो सिंपल सी थी, ठीक है। ये चीज प्रिंट हो गई। अब मैं कहता हूँ ना कि मुझे 6th वाली वैल्यू चाहिए, बताओ जरा कैसे होगा ये। कोई अगर किसी के पास नॉलेज हो या कोई बताना चाहे, कोई गैस करना चाहे। अरे और वो जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है ना, वो यूज करके उसका इंडेक्स बता दे। तू कह रहा है इस तरह से, अरे का नेम और ये वाली ब्रैकेट, हाँ, और हाँ अब यहाँ इसे क्या इंडेक्स बता 7, बल्कि नहीं पड़ेगा। इसे इंडेक्स बताते हैं 7, ठीक है। तेरे ख्याल से यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए? 5, बल्कि 0 से लेके आना तो फिर ये 5 होता है। चलो 5 कर लेते हैं, अब मेरे ख्याल में इसने 6 उठा दिया। ठीक हो गया ना। सैम समझ आइए तुझे, ये इंडेक्स 0 से हाँ स्टार्ट हाँ होती वो है, चल गया। तो 6th किस इंडेक्स पे पड़ी हुई थी? 5th इंडेक्स पे पड़ी हुई थी ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं हम काम, ताकि ना हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं जल्दी बताओ। मैट्रिक्स बनवाओ यहाँ पर मुझे, कोई बताएगा यहाँ मैं अब क्या करूँ मैट्रिक्स बनाने के लिए? यहाँ पर एक और हम डाल देंगे लिस्ट, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बन गई है, इसमें कितने रोज हैं जल्दी बताओ, कितने रोज हैं इसमें? यार बताओ, एक ही रो है ना, ये देखो इसमें एक एक ही। ही है। हाँ हाँ हाँ, तो इस 0 को मैं थोड़ा सा स्टार्ट पे ले जाता हूँ, ताकि 0 से स्टार्ट होना, ताकि इंडेक्स सही हो जाए। अब मैं दूसरी रो भी बनाता हूँ, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, ठीक हो गया। अब इसको रन करते हैं। 1, 2, 3, 4, 10, ये 20 काट देता हूँ ताकि ना 10 बाय 10 की मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है ना। पता चला मैंने क्यों ये बनाया। अब ये क्या है, इस कंप्लीट को क्या कहते हैं हम, ये जब हमने बनाया है, जल्दी बताओ। मैट्रिक्स। अब मैं कहता हूँ ना, मुझे कह लो 15 वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ 15 चाहिए, कैसे निकालेंगे इसे, कोई बताओ जल्दी। यार ये ऐसे 4 दे और 4 दे, पहले 2 4, डायमेंशन है ना, 4x4 का पॉइंट पे है ये। गलत, मैं कह रहा हूँ बल्कि नहीं, 15। हाँ, ऊपर से 4 है, नीचे से 1 है, 4 1। नहीं, ये कितने पहले रो में, पहले ये देखो, पहली रो दूसरी रो में है, तो 2 का मतलब होता है 1, पहले 0 रो से स्टार्ट बता, होता है ना। हाँ पहले रो में है, और और कॉलम फोर्थ कौन सी कॉलम है, 0, 1, 2, 3, 4, फिर हाँ 4 पे, तो ये 4 4 लिख पे दिया, पूरे। 14 प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब आपको ये पता चल गया कि वैल्यू को कैसे निकालना है मैट्रिक्स में से, कोई भी एक वैल्यू को। अब मैं कहता हूँ ना कि मुझे पहला कॉलम पूरा पूरा के पहला चाहिए, पूरी रो चाहिए, पहली 0 वाली, ये रो पूरी चाहिए, बताओ कैसे प्रिंट होगा। अब सुनो, ये आपको नहीं शायद पता होगा अभी, पहले अरे का नाम लिखना, वैसे ही ये ब्रैंकेट्स डाल दिए। 0 को रो पूरी चाहिए, तो हम इधर रो देते हैं, इधर कॉलम देते हैं ना। पूरी चाहिए तो हम कॉलम डाल देंगे, रो पूरी चाहिए, और कॉलम कौन से चाहिए बताओ। बल्कि कॉलम, बल्कि रो हमें चाहिए 0, कॉलम बस वो बता, कॉलम कॉलम बताने की सारी तो चाहिए, जरूरत नहीं। नहीं नहीं कॉलम सारी चाहिए। हाँ वो सारा कॉलम का लिख लो। मतलब देखो, 0 रो चाहिए, ये 0 रो थी ना, 0 रो पूरी चाहिए हमें,
और कॉलम सारी चाहिए, ये कॉलम के अंदर है ना। अब इसे प्रिंट करवाएंगे, पहली रो जो 0th रो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आइए सैम तुझे ये? नहीं, 0 की नहीं आएगी। देखो यार ये 0 कौन सी रो रो, को बता रहा है और कॉलम की जगह वो कह रहा है ऑल का सिंबल यूज कर दिया उसने। किसी भी जब चीज को एक्सेस करना है ना मैट्रिक्स में, पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। तो मुझे ये बता, ये पूरी रो को हमने एक्सेस करना है ना, ये कौन सी इंडेक्स पे है, ये कौन सी इंडेक्स पे है? हाँ 0 रो, पे है। 0 रो लिख दिया यहाँ पर, ये देख लिख दिया। ठीक है, ओके। कौन से कॉलम में है ये? सारे कॉलम्स आ रहे हैं ना इसमें, हाँ सारे आ रहे हैं, तो तो इसीलिए फिर हमने वो कॉलम लिख दिया, कॉलम। कॉलम लिख दिया, इसलिए प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ ये वाला कॉलम प्रिंट करना है, 6 और 16 वाला, ये 6 और ये 16 प्रिंट हो, कैसे होगा? हाँ कौन, पहले रो उसकी बताना है। जगह ऑल कर देना, रो पे वो कर दे, वो ऑल वाला सिंबल यूज कर ले। रो पे और दोनों रो, कॉलम पे हाँ, क्या आएगा? कॉमा दे के वो जो उसका है 6। कॉलम 6। 6। सैम समझ आई तुझे ये? हाँ अब वो वाली कॉलम प्रिंट हो गई है। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसके लिए समझ आई है ये चीज? यस ब्रो, आ गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ना कि वन डायमेंशनल अरे हमने कहाँ बनाई थी, ये। अब मैं कहता हूँ मुझे इसकी आखिरी वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे बताओ? अंदर आखिरी अरे इंडेक्स की आखिरी वैल्यू प्रिंट करवानी है। आखिरी इंडेक्स दे दो। अब देखो, ये याद रखना, जब हमें पता ना हो ना कि फॉर एग्जांपल हमने ना अरे में ना कस्टमर्स के नेम रखे हुए हैं, अब हमें नहीं पता कितने कस्टमर्स हैं, तो हम इंडेक्स तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट कस्टमर, अगर शॉप की बात हो रही है तो मोस्ट रीसेंट कस्टमर, लास्ट कस्टमर से मुराद होता है मोस्ट रीसेंट कस्टमर, उसको हमने फाइंड करना है। हाँ, तो उसके लिए हम लिखते हैं -1, जो लास्ट वैल्यू होगी ना अरे की वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये एरर यहाँ पर क्यों दे रहा है? तो क्या तो रुल गया। चलो अभी ये भी देख लेते हैं, स्लाइसिंग में जाते हैं ना इंडेक्स। अभी चलो ये देखते हैं ना, वो मैं फिर बताता हूँ साथ साथ ना आप लोगों को। ये चीज समझ आ गई है? हाँ ये समझ आ गई। अब मैं कह रहा हूँ ना, पूरी अरे प्रिंट करवाओ, ये जो अरे है पूरी प्रिंट करवाओ, ये वाली अरे पूरी प्रिंट करवानी है। तो एरे लिख के स्टार स्टार कर दे तो भी वो हो जाएगा। ARR ये इसको क्या यहाँ पर स्टार कोमा स्टार, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका ये है, ये सिर्फ स्टार लिख दो, ठीक है, वो समझ जाएगा कि तुम्हें पूरी मैट्रिक्स प्रिंट करवानी है। ठीक हो गया, ये दूसरी तरीका बता दिया मैंने। अब एक तरीका और है, ARR रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसे कहते हैं, 2 दफा कॉलन, ये लगा दो। ये 3 तरीके हैं पूरी मैट्रिक्स को प्रिंट करवाने के। ये समझ आइए दो तीनों मेथड? हाँ आ गया। हाँ आ गया। ओए हमजा तू जाग रहा है? हमजा बोला अच्छा नहीं। ये देखो, पूछना ठीक है बस माइक बंद कर दिया। अच्छा अब इसमें हम चले जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। अब ना हम कहते हैं ना कि इसमें ना इस अरे की मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। इस अरे में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। हमें यहाँ देख के तो पता चल जा रहा है, अगर ये रैंडमाइज अरे होती, बिल्कुल रैंडम वैल्यू, इसमें तो सीक्वेंस है ना, तो हमें नहीं पता होता कि हजारों वैल्यूज है, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम लिखते हैं अरे का नाम डॉट मीन, या इस तरह फंक्शन भी आएगा या नहीं आएगा मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर दी। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवानी है, ARR डॉट मैक्स, ठीक है। ये चीज समझ आई है? अब इसने मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवा दी है, ठीक हो गया। अब पूरे अरे का सम कितना होता है तो उसको प्रिंट करवाने लगे हैं, ARR डॉट सम, हर वैल्यू को उसमें सम कर देना है, हर मेंबर को या हर एलिमेंट को, ठीक है। 190 बनता है इन सारे वैल्यूज का सम।
समझ आइए? कितनी चीजें आती हैं और? बस थोड़ी सी चीजें रहती हैं हाँ, पूरे ये तो ये आ 12 गई है, मिनट, कितनी चीजें और आती है? बस थोड़े से ऑपरेशन से बताने हैं, बस इसी तरह के फंक्शंस, वो एक एक लाइन वाले फंक्शंस हैं। अब मैं ठीक कहता है, हूँ ना, मैं थक गया हूँ। अच्छा जी, पोगो जाके देख। अब मैं कहता हूँ ना कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ना, इसका इंडेक्स कौन सा है, या ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका इंडेक्स कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अरे का नाम, ठीक है, डॉट arg min लिखते हैं। ये मिनिमम वैल्यू वाले का इंडेक्स क्या है वो बता देगा, ठीक है। क्या इंडेक्स है जीरो का? ARG का क्या मतलब हुआ? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, मिनिमम आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट। अच्छा, जीरो का इंडेक्स क्या है वो प्रिंट करवा देगा। जीरो का क्या इंडेक्स है, जीरो। इसको भी खत्म करके एक दफा देखते हैं क्या प्रिंट करवा। अच्छा ठीक है, फंक्शन है ना। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम की वो वैल्यू प्रिंट करवा दे, इंडेक्स arg मैक्स, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, इसका इंडेक्स क्या है, 19, ठीक है ना। 19 इंडेक्स के अंदर 19 एलिमेंट है ना ये मैक्सिमम वाला। हमने सर ये रैंडमाइज, मुझे एक चीज पूछनी है तेरे से, ये शॉर्टकट की क्या है इसकी रन कराने की? शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट। ठीक है। ठीक है, ठीक। अब आप लोगों को याद होगा ना कि हम ना डिटर्मिनेंट लेते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है ना, कि अगर दो वैल्यूज है ना, देख अगर मैं सिंपल अरे बनाऊं, एक 2 डायमेंशनल अरे बनाऊं, अरे कैसे बनाते हैं, ARR2 लिखता हूँ उसका नाम, np डॉट अरे 2 डायमेंशन बनाने लगे हैं तो डबल लिस्ट आएगी, पहले एक लिस्ट फिर इसके अंदर दूसरी लिस्ट। फिर हाँ, दूसरी। इसको लिखते हैं हम 1,2, पहले रो में एक दो वैल्यूज हैं, मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि वो वैल्यूज समझ आ जाए जो ऑपरेशन करवाना चाह रहा हूँ। फिर ये भी 1,2, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या एरर आया है, 1,2, अच्छा यहाँ पर मैंने कॉमा डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, ये जो 1 है और ये 2 को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो 2 आ गया माइनस, ये 2 को मल्टीप्लाई करता है इससे, तो 2 माइनस 2 क्या होता है, 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो उसका आंसर क्या टू आएगा, माइनस टू क्या आता है? क्या, 2 - 2 जीरो क्या आता है? जीरो जीरो जीरो, समझ जाओ। जीरो यार। हाँ वो 1 कह गया था। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, numpy डॉट linLG डॉट DEP, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेना है ARR2, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है, 0 आ गया। अब इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं DEP के अंदर, ठीक है, प्रिंट करवा देते हैं DEP को। ये चीज समझ आइए ना कि कैसे 0 आया है, ये ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स में जो हाँ ऑपरेशंस करते सही हैं। है। लीनियर अब अलजेब्रा जिस तरह, डॉट डिटरमिनेंट है। हाँ, इस तरह हमारे फ्लैक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हम पहले ऊपर वाले अरे का निकालते हैं, ताकि ये तो सिंपल सी अरे, या इसका ही निकाल लेते हैं, सर इस अरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। हाँ जी बोले। ये नमपाई लीनियर अलजेब्रा के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है? हाँ जी बिल्कुल, लीनियर अलजेब्रा के इसमें जितने भी वो जो फ्यूरियर सीरीज होती है, वो सब कुछ जितने भी फार्मूलाज होते हैं, अच्छा, वो सारे। हाँ तो जी। सही हो गया। और ये लिंक मैं लिस्ट बेसिक बेसिक करवा रहा हूँ, क्या चीज, लिंक लिस्ट। हाँ जी वो भी देखेंगे आगे चल के ना। हम अभी ना दरअसल मैंने फ्लो जो रखा है ना कोर्स का, वो पहले रखा है कि ना बेसिक सिंटैक्स वो जो हमने कर लिया है, फिर हर 2 दिन में एक लाइब्रेरी कंप्लीट करनी है। आज हमारी numpy लाइब्रेरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर कल अच्छा, हम इसके पेंडास स्टार्ट करेंगे, कल नहीं परसों स्टार्ट करेंगे पेंडास, वो 2 पेंडा मीटिंग में वो हो कवर हो गया। जाएगी। हाँ जी, अभी जब तक मैं अब ये कंप्लीट करवा लूँ, थोड़ा सा रह गया ये ना, मैं बेसिक और चीजें, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लेते हैं, पहले अरे का नाम, बल्कि अरे का नाम नहीं, numpy डॉट
स्टैंडर्ड डेविएशन STD इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस अरे के निकालने लगे हम, ARR की, ARR2 की, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.55 है। ये हमें बताता है कि ना इसका फ्लो क्या है, चार्ट के अंदर अगर ग्राफ बनाए ना तो ये स्क्यूड है या स्क्यूड नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है। समझ लो अभी आप ना स्टैंडर्ड डेविएशन को कि ये स्टैटिकल एक कह लो कि फार्मूला है जिसके वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है 0.56। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। हो गया। वेरिएंस इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से एन नमपाई डॉट वेरिएंस का शॉर्ट फॉर्म होता है वेर, ठीक है। किसकी वेरिएंस निकालनी है, हमने ARR2 की, ठीक है। अब देखो 0.25 वेरिएंस निकल गया इसका, ठीक हो गया। अब इसमें कुछ फंक्शंस है ना लॉगरिथमिक, इस तरह से ना, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। लॉग हो गया या इस तरह की चीजें हो गई, लॉग बेस 10, फिर नेचुरल लॉग, इस तरह की चीजें ना, कॉस साइन, इस तरह की चीजें। तो सिंपल सा ना सिर्फ नेम लिखना होता है इनका ना, कि अब क्या करने लगे हैं, लॉग फाइंड करना है। जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड STD लिखा है नमपाई के साथ, उसी तरह से कॉस लिख देंगे, उसी तरह से साइन लिख देंगे, ठीक है। या मैं करके दिखा दूं या रहने दो, चलो एक मैं बता देता हूँ। NP हम निकालने लगे हैं साइन, डॉट साइन लिख दिया। जिस तरह से NP डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके निकालने लगे हैं, array2 की, ठीक है। ARR, ठीक है। हर वैल्यू अरे की जो भी वैल्यू थी ना सबका साइन ले लिया उसने, array2 की निकालता था, उसमें 4 वैल्यूज थी ना, तो वो सिंपल रहेगा, ठीक है। ये चारों वैल्यू का उसने क्या ले लिया, साइन। पहले 1 थे, फिर 2, फिर 1, फिर 2 थे, तो 1 के ये साइन ये होता है, 2 का साइन ये होता है। इसी तरह से कॉस कर लो, इसी तरह से tan, इसी तरह सीकन, इसी तरह कॉस सीकन, सॉरी यहाँ पर कॉस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं। समझ आ गई है कैसे कैलकुलेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। 10h एक्सपोनेंशियल, चलो एक्सपोनेंशियल भी बता देता हूँ, numpy डॉट exp, ठीक है। एक्सपोनेंशियल किसकी फाइंड करनी है हमने, अरे के सारे वैल्यूज की, ठीक है। उसने e की पावर जो नहीं होती एक्सपोनेंशियल जो होती है वो फाइंड कर दी है। अब लॉग लेना है आपने, तो इसी तरह से np डॉट लॉग, ठीक है। किसके लेने, अरे के सारे वैल्यूज की, ये हर वैल्यूज की। 1 का लॉग 0 होता है वो हमें पता है, 2 का लॉग ये होता है, ठीक है। 1 का लॉग 0 होता है हमें पता है, 2 का लॉग ये होता है, ठीक हो गया ना। इस तरीके से जितने भी फंक्शंस होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक के, लोगरिथमिक, लॉग बेस 10, लॉग बेस कुछ भी कर लो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना सबको। अब लास्ट चीज रह गई ना जो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अरे में कैसे करते हैं, दो अरे के दरमियान। तो हम पहले दो अरे सिंपल सिंपल बना लेते हैं, ये वंस अरे बना लेते हैं, ठीक है। वंस ए बना ताकि वो सिंपल 1 रहे, तो मल्टीप्लाई प्लस हो तो हमें पता चल जाए। तो हम पहले लिखते हैं ARR1 बनाते हैं, NP डॉट वंस, दो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं इस पे क्या, बल्कि आई बना लेते हैं 2/2 की। अब हमें पूरे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अब बताओ जरा क्या है एरर आ रहा है इसमें। ने फिर वही वाली गलती की है। सबसे पहले वाली क्या बताओ, ब्रैकेट वाले दो दोबारा ब्रैकेट देने थे तुम। ये ब्रैकेट ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया हमने, ठीक हो गया। एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं array2 के नाम से, इसी को कॉपी कर लेते हैं बल्कि। आई तो एक आर्गुमेंट से भी चल नहीं रहा था, तो तूने दो के दी। चलो देख लेते हैं इसको, यहाँ पर ना एक आर्गुमेंट कर देते हैं,
ठीक है, ताकि दोनों चीज क्लियर हो जाए ना। अब हमने करना है इन दोनों अरे को प्लस करना है और रिजल्ट एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर ये रखवाना है। कैसे होगा ये? तो हम सिंपल क्या करेंगे, ए आर वन, ए डबल आर वन प्लस ए डबल आर टू, ठीक है। इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, रिजल्ट को प्रिंट सबको समझ लग गया ना। इस जगह में जो मेंबर है या एलिमेंट है ना, वो इस जगह के मेंबर या एलिमेंट से प्लस होगा, ठीक है। इस जगह में जो मेंबर या एलिमेंट है वो इस जगह मेंबर और एलिमेंट से प्लस होगा। इस जगह में क्रॉसपॉन्डिंग प्लस है ये, ठीक है। हर एलिमेंट जिस जगह पे उसी जगह के वो एलिमेंट से प्लस होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये दो अरे को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? बताओ कोई, 0, और कोई बताए। everything is 0. हाँ सैम, क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। हल्का नहीं, सॉरी जो सॉरी, है वही प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई जो कर रहे हो आइडेंटिटी प्रिंट होगी। जीरो ही होगा। भूल गया मैं। नहीं, नहीं मतलब आइडेंटिटी ये प्रिंट होती है, वो चार 1 वैल्यू 1 जो है ना, क्या होगा? ये 4 वैल्यूज में क्या क्या वैल्यू आएंगी? पहली वैल्यू में क्या होगी? इस वैल्यू में, चलो मैं वो भी अरे प्रिंट करवा देता हूँ। 2 का मैट्रिक्स बनना है ना, एक मिनट रुक जाओ ना, ताकि वो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, वो एक जगह रखी जाएगी, तो सब में मेरे ख्याल में 1 आ जाता है। अब देखो मैं रन करवाता हूँ। अब देखो मैं पहले ना यहाँ पर वो भी प्रिंट करवा देता हूँ, दूसरे भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला अरे है, ये हमारा दूसरा अरे है, ठीक है, और ये रिजल्टेंट अरे है, ठीक है। अब चलो इसको ना फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, ताकि ना सही समझ आ जाए आप लोगों को ना। ये तो पता है ना आपको कैसे मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ? हाँ पता है। अच्छा, अब रन करता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी। देखो अरे 1 क्या है, ये है, ठीक है। अरे 2 के इसके बाद मैं हैंडल कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए ना। अब ये देखो, ये अरे 1 है, ये अरे 2 है। अब ये मल्टीप्लाई क्या हुआ है? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट। इस जगह में जो एलिमेंट थी उसको मल्टीप्लाई किया इस जगह में जो एलिमेंट थी, तो 1 + 1 1, ये 0 है, इसको इसी जगह वाली एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, 0 + 0 0। अब ये 0 है, ये 0 है, 0 + 0 0, 1 क्रॉस ये वाला 1, तो 1, तो ये आंसर आ गया। समझ आ गई इस चीज की? अब लेकिन ये कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने लेना था डॉट। नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। एलिमेंट बाय एलिमेंट पहली मल्टीप्लिकेशन रो है। अब नहीं, एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं है, यार रो क्या, पूरी जाएगा दूसरे। नहीं नहीं, वो मल्टीप्लाई भी मैं करने लगा हूँ, वो डॉट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी, वो बात है, अब ठीक मैं ठीक। ना वो प्रिंट करने लगा हूँ, तो इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ np डॉट डॉट, ठीक है, उसके अंदर 2 अरे पास करता हूँ। अब क्या होगा ये, ठीक है, अभी भी वेरिएबल सेम रहेगी। क्यों? अब इसमें क्या हो रहा है, ये ना 1 मल्टीप्लाई, पहले देखा जाता है ना इसके शेप क्या है। पहले ये कॉलम कितने हैं, 2 है, दूसरे के रोज कितनी है, 2 है, बराबर है, तो अब ये डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है इसका, ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहले ये वाली मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होती है इससे, प्लस ये मल्टीप्लाई होती है, पहले ये मल्टीप्लाई होती है, ये जो वैल्यू है ना ये मल्टीप्लाई होती है इससे, पहली रो पहला कॉलम, प्लस, पहली रो दूसरा हाँ कॉलम, ये दूसरी बिल्कुल रो ऐसे ही पहला है, कॉलम, दूसरी रो ये तो दूसरा सब पढ़ा ही कॉलम। होगा ना डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज थी, 2 अरे को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, प्लस किस तरह, डिवाइड किस तरह करते हैं, माइनस किस तरह करते हैं, उनमें से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है, पूरी रो को कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये हमारा टॉपिक था। एक दफा हम देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है इसमें। नमपाई में हमने अरे बनाना सीखा है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन अरे मतलब मैट्रिक्स बनाना सीखा है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स में हमने जीरोस मैट्रिक्स बनाना सीखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना सीखा है, वंस मैट्रिक्स बनाना सीख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर ये अरे में से वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी है वो इंडेक्स निकालना, मीन निकालना, मैक्सिमम निकालना, और उसके मैक्सिमम का आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट से मतलब इंडेक्स निकालना, मीन का इंडेक्स निकालना, ठीक है। 2 डायमेंशनल अरे को का वो निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हर वैल्यूज का, वेरिएंस निकालना, साइन निकालना, कॉस निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शंस, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लोगारिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये सारी चीजें हमने आज देख ली। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ बिटवीन 2 अरेज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आज। नमपाई हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो पूछ सकता है। जी पूछे। ठीक है, समझ आ गया। नमपाई सबको क्लियर हो गया है ना कि नमपाई के जरिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक अभी भी ये बहुत ज्यादा फाइल्स जो है ना है। दोनों, ये तुम्हें अपलोड करनी है ग्रुप पर। हाँ बिल्कुल, मैं अपलोड कर दूंगा। अभी भी ना इसमें बहुत ज्यादा हजारों फंक्शंस है जो मैंने नहीं किए। ये मेजर फंक्शन जो यूज होते रहते हैं वो फंक्शन हमने किए हैं, ठीक हो सही गया। है। नहीं, आज मेरे समझ आ गया ना, बाकी खुद बहुत इम्प्लीमेंट कर लेंगे जरूरत पड़ी तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मैं ये YouTube पर वीडियो भी शेयर कर दूंगा, वहां पर लिंक दे दूंगा, फाइल के लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो भी फाइल भी जो मैंने कोडिंग की है, ठीक है, दोनों की। जो हमने सिंटैक्स देखा है, स्टार्ट में हमने देखा था सिंटैक्स, सारे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं, लूप्स कैसे लगाते हैं, फिर फंक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, फंक्शंस कॉल कैसे करते हैं, ठीक है, इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से, प्रिंट कैसे करवाते हैं, ठीक है। फिर हमने नमपाई अरे देखी, नमपाई में भी मैंने रिपीट कर दिया कि क्या क्या चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पेंडाल्स किस तरह से, पेंडाल होती है क्या है, पेंडाल पैकेज क्या है, उसके जरिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। पेंडाल हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ठीक हो गया ना। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी जो हम करेंगे ये 5 लाइब्रेरीज वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरीज तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये 5 पहले करेंगे, उसके बाद हम जंप कर जाएंगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पर, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, ठीक है, एसवीएम, ठीक है, डिसीजन ट्रीज वगैरह ये सारे इंप्लीमेंट करेंगे। और एट द एंड ना हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर देखेंगे कि उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी को ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, ठीक है। सही है, गुड हो गया। अब ये हो गया तो फिर मैं ये क्लास एंड कर देता हूँ, ये मीटिंग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ना 1 दिन बाद हुआ करेगी, तो अब कल नहीं परसों होगी मीटिंग हमारी, यही 7:30, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।